एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ डाउटनेट। तो बच्चों हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टर्म 1 की रिवीजन सीरीज। आपको पता है सीबीएसई ने अपनी डेट शीट रिलीज़ कर दी गई है। यहाँ पर आपका 1 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और बिल्कुल एमसीक्यू पैटर्न आपका टर्म 1 में आने वाला है। 6 चैप्टर्स हैं जो क्लास 12th में आपके होंगे। तो हम कोशिश करेंगे जब तक 1 दिसंबर आए उससे पहले हम सारी वन शॉट रिवीजन सीरीज़ जो है बना के आपको दे दें, ठीक है, सो दैट आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाए। और आई होप आपने चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ लिया होगा। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने चैप्टर्स एक बार भी नहीं पढ़ा, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने चैप्टर्स पूरे ढंग से पढ़ा है और एक शॉट में ही अपना रिवीजन करना चाहते हैं, मतलब 1 आवर 2 आवर में अपने सारा चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, वन शॉट रिवीजन सीरीज़ है और यहाँ पे क्लास 12 का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है विच इज़ हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। इसको वन शॉट में हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो पहले जान लो, माय नेम इज शगुन और आपको पता है मैं डाउटनेट पे केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, 11th-12th बोर्ड्स को पढ़ाती हूँ, जेई और नीट को पढ़ाती हूँ, तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। चलो तो अब फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स का वन शॉट रिवीजन। तो सबसे पहले बात आती है हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स होते क्या है, ठीक है। तो क्विकली समझो हैलोएल्केन्स क्या होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें आपके एल्केन्स की, ठीक है, एल्केन्स क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो वाले कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, तो उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट आपका CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इफ़ आई टॉक अबाउट CH3, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट CH3, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही ये तो सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स थे, तो ये तो एल्केन्स होते हैं। इसके बाद आपके एल्कीन्स भी हाइड्रोकार्बन में आते हैं। एल्कीन्स वो वाले कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाए, जैसे आपका इथीन हो गया CH2, बहुत बेसिक है ना CH2। ऐसे देखो अगर आप प्रोपीन की बात करते हैं तो ये भी क्या है, आपका एक एल्कीन है और ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एक और कैटेगरी हाइड्रोकार्बन में जो हम पढ़ते हैं दैट इज योर एल्काइंस कैटेगरी। तो एल्काइंस वो वाले कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इथाइन आता है, फिर प्रोपाइन आता है और ऐसे आगे होमोलोगस सीरीज आपकी ऐसे चलती रहती है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अब इन हाइड्रोकार्बन्स में अगर मैं स्पेसिफाई करूँ, ये हाइड्रोजन जैसे ये CH2, इसको CH2 करके मैं यहाँ पे H लिख देती हूँ, ठीक है। बात तो सेम ही है ना। CH3 को मैंने CH2 और एक H अलग से मैं दिखा देती हूँ। ऐसे ही यहाँ पे आपका CH2 और इसके साथ ये वाला H मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ। ऐसे ही एल्कीन्स में होता है CH और एक H मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कोई भी आप हाइड्रोजन दे सकते हो, ऐसे ही ये वाले आप हाइड्रोजन्स दे सकते हो। तो हाइड्रोकार्बन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आपको जनरल रिप्रेजेंट करना है हाइड्रोकार्बन को तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, R जो कि एक एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, और ये H, जैसे ये सब में हाइड्रोजन्स है। अगर आप हाइड्रोकार्बन में से H को हटा के कोई हैलो ग्रुप लगा देते हो, अगर आप हाइड्रोजन हटा के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटा के कोई हैलोजन ग्रुप लगा देते हो, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो आपका क्या बनता है, RH बनता है। और ये RH ही क्या है, ये RH ही आपका क्या है, हैलोएल्केन है। ये RH ही क्या है, दिस इज ओनली योर हैलोएल्केन्स, ठीक है। यही आपके क्या है, हैलोएल्केन्स। तो R आपका ये सारे ग्रुप्स जो हैं R है, ये सारा आपका किस में आ जाएगा, R ग्रुप में आ जाएगा, जिसमें आपने एक हाइड्रोजन को अलग से दिखा रखा है। वो हाइड्रोजन हटा के कोई हैलोजन ग्रुप लगाते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन हटाना है, आप बहुत सारे हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटा के हैलोजन ग्रुप्स लगा सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तब जाके आपका हैलोएल्केन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। हैलोअरीन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम हैलोएल्केन और हैलोअरीन है तो हैलोएल्केन का मतलब हमें समझ आ गया। अगर हम बात करें हैलोअरीन की, तो अरीन सिस्टम मतलब बेंजीन सिस्टम, अरीन मतलब एरोमेटिक होता है और इसमें हम मोर फ्रिक्वेंटली बेंजीन सिस्टम को पढ़ते हैं। तो बेंजीन सिस्टम में से अगर ये आप हाइड्रोजन हटा के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटा के कोई हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं तो आपका हैलोअरीन सिस्टम बन जाता है। तो अगर आपका हैलोजन ग्रुप एक एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा होगा तो उसे हैलोअरीन बोलेंगे, और एक एल्केन या एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा तो उसे हम हैलोएल्केन सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा
कि हैलोअरीन और हैलोएल्केन क्या होता है। अगर हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटाया और फिर हैलोजन ग्रुप लगाया तो वो हैलोएल्केन है। अगर आपने अरीन सिस्टम जैसे एरोमेटिक बेंजीन सिस्टम से हाइड्रोजन हटा के फिर हैलोजन ग्रुप लगाया तो वो हैलोअरीन सिस्टम हो जाता है। ये आपको नाम तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन में ये पढ़ते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप आपके पूरे हाइड्रोकार्बन के अंदर हैं, वो आपका उस पर डिपेंड करता है कि कितना कैसे क्लासीफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये आपका हैलोएल्केन सिस्टम है, कोई भी एरोमेटिक सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, ये सारा आपका हैलोएल्केन सिस्टम है। और नीचे एरोमेटिक सिस्टम है तो ये आपका हैलोअरीन है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स आपके टोटल कंपाउंड के अंदर है उस हिसाब से आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम आपके कंपाउंड के अंदर जुड़े हुए हैं। अगर एक हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो ये आपका मोनो हैलोएल्केन सिस्टम बन जाएगा। ये हैलोएल्केन है, एक हैलोजन एटम है तो मोनो हैलोएल्केन। अगर दो हैलोजन एटम है तो डाई हैलोएल्केन बोलते हैं। अगर तीन हैलोजन एटम है तो ट्राई वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो मोनो, डाई, ट्राई ये क्या रिप्रेजेंट करें, ये रिप्रेजेंट करें कितने नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स आपके पूरे कंपाउंड के अंदर है। अगर आपने हैलोएल्केन में करा तो वो आपका ट्राई हैलोएल्केन बन जाता है। अगर आपने हैलोअरीन में करा तो वो ट्राई हैलोअरीन बन जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हैलोजन्स कितने हैं आपके पूरे कंपाउंड के अंदर। ऐसे ही हैलोअरीन में देखो, अगर ये आपके बेंजीन एक एरोमेटिक सिस्टम है, इस पर हैलोजन लगा हुआ है तो ये हैलोअरीन है। और सिंस एक ही हैलोजन है तो ये मोनो हैलोअरीन सिस्टम है। आप दो हाइड्रोजन हटा के दो हैलोजन ग्रुप लगा देते तो डाई हैलोअरीन सिस्टम बन जाता है। 3 लगा देते तो आपका ट्राई हैलोअरीन सिस्टम बन जाएगा। इस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स कितने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है वो किस पे डिपेंड करती है कि कार्बन जो हैलोजन ग्रुप से अटैच्ड है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी उस पर डिपेंड करती है। अब आपको पता है कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें पता है कार्बन एक sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, कार्बन एक sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है और कार्बन sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। पता होगा ना, है ना। सो यहाँ पर अब आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑन द टोटल नंबर ऑफ हैलोजन्स कितने हैं उसके बाद हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन लेना है, जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है उस पर आपकी क्लासिफिकेशन बेस्ड है। वो sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। sp3 वाले कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, sp2 वाले कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और sp वाले कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब पहले वो वाले कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जो कार्बन हैलोजन ग्रुप से अटैच्ड है वो खुद क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए। पहले तो आपके नॉर्मल हैलोएल्केन्स आ जाते हैं, जैसे आपके नॉर्मल हैलोएल्केन्स हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है हैलोजन को लेके उसने रखा हुआ है, इसके पास 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड्स है, सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ऐसे देखो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, सारे sp3 हाइब्रिडाइज है। ऐसे ही अगर आप ये देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, बेंजीन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक हैलोजन लगा हुआ है ना। सो ये क्या है, कार्बन जो हैलोजन से अटैच है इसके पास चारों के चारों बॉन्ड्स क्या है, सिंगल बॉन्ड्स है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसे ही आप ये वाला भी देख सकते हो, सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे चारों के चारों, इसके पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसे आप इसमें देख लीजिए, ये CH2X है, ठीक है। तो 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ, एक हैलोजन के साथ और एक इसके साथ, तो चारों सिग्मा बॉन्ड्स है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर इस पे देखेंगे तो ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब दिखने को तो आपको 3 दिख रहे होंगे बट मेक श्योर यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीटेड हो। अगर कुछ नहीं लिखा तो डेफिनेटली हाइड्रोजन होगा, तो एक हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे देखो जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड में आप नॉर्मल हैलोएल्केन इसको बोल सकते हो या एल्काइल हैलाइड बोल सकते हो, बेंजाइलिक हैलाइड्स भी होते हैं और एलाइलिक हैलाइड्स भी होते हैं। जब हम बात करते हैं नॉर्मल हैलोएल्केन्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप एल्काइल ग्रुप से अगर एक हाइड्रोजन हटा के तब हैलोजन लगा देते तो आपका नॉर्मल हैलोएल्केन, या फिर कॉमनली उसको एल्काइल हैलाइड भी हम बोल सकते हैं। अब ये फर्दर डिवाइड हो सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में।
प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी वाला वो कंपाउंड होगा जहाँ पे कार्बन जो हैलोएल्केन से जुड़ा, जो हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो फर्दर एक अल्काइल ग्रुप से और जुड़ा हो, तो वो प्राइमरी हो जाएगा। कार्बन जो आपका हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हो वो फर्दर 2 कार्बन या 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। कार्बन जो हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है और वो फर्दर 3 और एल्काइल ग्रुप या 3 और कार्बन से जुड़ा हो, वो टर्शरी हैलोएल्केन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट CH3X, तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, तो क्या बोलोगे, ये जो कार्बन है जो हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसके पास कोई भी और एल्काइल ग्रुप नहीं है, ये कोई भी और कार्बन से जुड़ा नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 डिग्री हो जाएगा, ये तो 0 डिग्री हो जाएगा। इफ आई से ये आपका है CH3, CH2 और ये X, तो कार्बन कैरिंग द हैलोजन ग्रुप इज फर्दर अटैच टू 1 कार्बन, तो ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा। ये 1 कार्बन ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर 2 से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री सेकेंडरी बोलेंगे, 3 से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री टर्शरी बोलेंगे। ऐसे ही आपकी बेंजाइल हेलाइड्स होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, अगर बेंजीन से बाहर जुड़ा हुआ है कार्बन और ये आपकी, फिर हम बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन, और फिर इस पे हम हैलोजन लगा देते तो बेंजाइलिक हेलाइड आपका बन जाता है। इस पे आप हैलोजन लगा देते तो ये बेंजाइलिक हेलाइड आपका बन जाता है। ये फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पे कैटेगराइज हो सकता है। अगर आप देखो ये हैलोजन ग्रुप किस पे जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो प्राइमरी हो गया। अगर आप हाइड्रोजन को हटा के एक अल्काइल ग्रुप और लगा देते हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये लगा दूं, ठीक है, एक तो हैलोजन रखोगे ना, चलो ये लगा दिया, तो है तो ये बेंजाइलिक कार्बन पे, ये बेंजाइलिक कार्बन ही तो है। जो बेंजीन के बाहर वाला कार्बन है ये आपका बेंजाइलिक कार्बन है और इस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, बट ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है फर्दर 2 कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक हेलाइड है। और ऐसे ही अगर एक और हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप लगा दे तो वो 3 डिग्री बेंजाइलिक हेलाइड हो जाता है। ऐसे एलाइलिक पोजीशंस होती हैं। एलाइलिक पोजीशंस क्या होते हैं, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के साथ में अगर कोई कार्बन हो तो ये एलाइलिक पोजीशन बोली जाती है। क्या बोला जाता है, एलाइलिक पोजीशन, और फिर इस पे हैलोजन ग्रुप लगा होगा, ठीक है, और ये आपका एलाइलिक हेलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ है। इसके बाद कार्बन sp2 में आपका विनाइलिक और अराइल हेलाइड्स आ जाते हैं, या हैलो अरेंज भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, हैलो अरेंज सिस्टम भी आप इसे बोल सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखो विनाइलिक पोजीशन क्या होती है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन पे ही अगर कोई हैलोजन ग्रुप लगा हो, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन वाला ही ग्रुप क्या है आपका विनाइलिक कार्बन है, विनाइलिक पोजीशन है ये, ठीक है। इसके अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक पाई बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए ये sp2 की कैटेगरी में आता है। डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन पे ही हैलोजन ग्रुप है तो विनाइलिक है, और डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन है और उस पे हैलोजन ग्रुप है तो ये एलाइलिक पोजीशन है, लेकिन डबल बॉन्ड पे ही अगर आपका हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो वो विनाइलिक पोजीशन है। और जितने भी हैलोअरेन्स आपके होते हैं वो भी आपके कार्बन, ये हैलोअरेन सिस्टम है, हैलोजन एक एरोमेटिक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, दिस इज अ हैलोअरेन सिस्टम। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हम बोलते हैं। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो जितने भी अराइल हेलाइड्स आपके होते हैं ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आते हैं, और हैलोएल्केन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में आते हैं। इसमें एलाइलिक पोजीशन भी, इसमें एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन होती है और उसमें से विनाइलिक पोजीशन होती है। तो ये कैटेगराइजेशन होगी, ये बड़ा सा चार्ट है जो मैंने समराइज करा होगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हैलोएल्केन्स या हैलोअरेन्स बोलते हैं। अगर आप एलिफैटिक मतलब एल्केन सिस्टम से हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगाते हैं तो हैलोएल्केन बन जाता है। अगर आप एरोमेटिक सिस्टम से हाइड्रोजन हटा के हैलोजन ग्रुप लगा रहे हो तो वो हैलोअरेन सिस्टम बन जाता है। अब हैलोएल्केन और हैलोअरेन में इसको फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हैलोएल्केन की क्लासिफिकेशन समझते हैं। सबसे पहले हमने जो करा था वो नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स पे करा था। अगर एक हैलोजन ग्रुप है तो मोनो है, 2 है तो डाई है, 3 है तो ट्राई है, 4 होंगे तो टेट्रा होंगे एंड सो ऑन। इसको हम कॉमनली पॉलीएटॉमिक पॉलीहेलाइड सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे फर्दर क्लासिफिकेशन करी थी मोनो हैलो सिस्टम की, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व थी। आपका sp3 कार्बन है, sp2 कार्बन है या फिर sp कार्बन वाला होंगे। sp3 कार्बन पे आपने नॉर्मल हैलोएल्केन की बात करी थी, बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन की बात करी थी।
डबल बॉन्ड वाले कंटेनिंग कार्बन के साथ में अगर कोई कार्बन लगाओ तो ये एलाइलिक पोजीशन, और इस पे हैलोजन लगाओ तो एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। बेंजीन के बाहर कोई कार्बन हो, जस्ट बाहर कार्बन हो, sp3 होना चाहिए और उस पर हैलोजन लगाओ तो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। इसको फर्दर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड में डिवाइड कर दिया था। इसको भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड में डिवाइड कर दिया था। sp2 की बात करी थी तो विनाइलिक और नॉर्मल अराइल वाला था, और sp की बात करते हैं तो कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो sp हाइब्रिडाइज होगा और उस पर लगा हुआ हैलोजन आपका बेसिकली क्या बोला जाता है, एल्किनाइल हैलाइड बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन इसको कर सकते हो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट इज, एक देखो आपका जो चैप्टर है हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स का, वो क्या क्या डिमांड करता है। तो हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स में आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग समझ लिया, फिर इसकी क्लासिफिकेशन समझ ली। देखो ये चीज़ें हैं जो आपको हर एक चीज़ इसमें पता होनी चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, फिर क्लासिफिकेशन आपको समझ आनी चाहिए। क्लासिफिकेशन के बाद अगर हम बात करें तो उसको प्रिपेयर करना भी तो आना चाहिए, तो प्रिपरेशन है। एक बार आपने प्रिपरेशन कर दी तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप स्टडी करते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद आप केमिकल रिएक्शंस करवाते हो। बस यही चीज़ें हैं जो आपको हर एक चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता होनी चाहिए, सिर्फ इतनी ही चीज़ें पढ़नी होती है। तो मीनिंग समझ लिया, क्लासिफिकेशन कर ली। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। अब दो चीज़ें हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स करेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स करेंगे, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हैलोएल्केन्स की प्रिपरेशन, सबसे पहले हम करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स में से। हाइड्रोकार्बन्स में आप जानते हो एल्केन्स होता है ना, अभी बताया था स्टार्टिंग में, एल्कीन्स होता है और एल्काइंस होता है। तो एक तो हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन होती है, इसके बाद इसमें हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड में ही। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, दो तरीके की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, कौन सी? स्वॉर्ज रिएक्शन होती है और फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एक और प्रिपरेशन रिएक्शन है जहाँ पे हम अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं। बस ये तीन केमिकल रिएक्शंस हैं जहाँ पे आप प्रिपेयर करते हो आपके हैलोएल्केन्स को। ठीक है, एल्केन्स में आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ होता है, आपको समरी में यहीं पे दे रही हूँ, फिर इंडिविजुअली हम इस पे चलेंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ होता है एल्केन्स और अल्काइंस में। आप बात करते हो हैलोजिनेशन की, एल्कीन्स में स्पेसिफिकली हम हैलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हैलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं और फिर इन दोनों में हम मिलके हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कर देते हैं, हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। और इसी में ही आपका क्या डिस्कस करते हैं हम? मार्कोनिफ्कॉफ रूल डिस्कस करते हैं, मार्कोनिफ्कॉफ रूल डिस्कस करते हैं। ठीक है, मार्कोनिफ्कॉफ रूल डिस्कस करते हैं। और फिर हैलोजन में स्वॉर्ज और आपका फिंकलस्टीन और अल्कोहल्स की 3-4 रिएक्शंस है, उसको कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोएल्केन्स फ्रॉम योर एल्केन्स स्पेसिफिकली। तो एल्केन्स में आपको याद रखना है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है। एक एग्जाम्पल लिख लेना, CH4 इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO भी लिखा हो सकता है, UV लाइट भी लिखा हो सकता है, आपका सनलाइट भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ मोनो हैलोजनेटेड कंपाउंड्स को फोकस करना है, मतलब एक हाइड्रोजन हटा के आपको हैलोजन ग्रुप लगाना है। अगर आपने Cl2 लिया तो Cl लगेगा, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो एक हाइड्रोजन हटाओगे तो CH3, एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा, तो मोनो हैलोजनेटेड प्रोडक्ट है, बट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसने फॉलो करा है, इसको याद रख लेना। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका CH3 CH2, CH3 CH3, इसमें मैंने Br2 डाला, HNO लिख दिया सपोज करो, तो फ्री रेडिकल है, समझ जाओगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों ही कार्बन सेम है तो किसी का भी आप हाइड्रोजन हटा के Br लगा सकते हो, ब्रोमोइथिल मिलेगा। इसमें एक बात और लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन्स जितने होंगे उतने ही आपको मोनो हैलोजनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन्स, डिफरेंट होने चाहिए वो कार्बन्स, इन एल्केन्स gives us that number of monohalogen, gives us that number of monohalogenated product.
उतने ही आपके नंबर ऑफ मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट CH3, CH2, CH, CH3 और CH3, आपने ब्रोमिनेशन करवाना है तो Br इन प्रेजेंस ऑफ UV लिख लो। चलो तो समझ जाओगे, फ्री रेडिकल है, एल्केन में फ्री रेडिकल ही फॉलो होता है UV लाइट के प्रेजेंस में। कितने प्रोडक्ट बनाओगे और कैसे कैसे बनाओगे, तो ये वाला CH3 डिफरेंट है, CH2 अलग होगा, ये A कार्बन है, ये B कार्बन होगा, ये वाला CH अलग होगा, C कार्बन, ठीक है, C कार्बन मान लेते हैं। अब ये CH3 हो सकता है सेम हो, बट ये वाला CH3 इन दोनों CH3 से अलग है। रीजन बिहाइंड दिस इज CH3 CH2 से अटैच है, ये वाले CH3 CH से अटैच है। तो अगर ये D कार्बन है तो ये वाला कार्बन भी D होगा, क्योंकि दोनों सेम है, ये भी CH3 ये भी CH3 और दोनों ही CH से अटैच्ड है। ये वाला अलग है CH3, रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये CH3 CH2 से अटैच है। तो इस कंपाउंड के अंदर 4 डिफरेंट कार्बन्स होने की वजह से, 4 डिफरेंट कार्बन्स होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सारे में से एक एक हाइड्रोजन हटा के आप प्रोडक्ट बना देना, ठीक है। इसका हाइड्रोजन हटाओगे एक का, फिर Br लगा देना, फिर इसका हटा देना, फिर Br लगा देना, फिर इसका हटा के Br लगा देना, फिर इसका हटा के Br लगा देना, ठीक है। तो बेसिकली याद रख लेना इसको, 4 डिफरेंट कार्बन से बेटर है 4 डिफरेंट कार्बन के पास 4 डिफरेंट हाइड्रोजन्स भी होने चाहिए। 4 डिफरेंट कार्बन्स हैं, बट उन कार्बन्स के पास हाइड्रोजन्स भी होने चाहिए, कंटेनिंग हाइड्रोजन्स भी होने चाहिए, तब जाके आपको उतने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई। अब एल्कीन्स में सबसे पहले हम करते हैं आपकी Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या फिर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हम एडिशन रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एंटी एडिशन रिएक्शन होती है, मतलब ऑपोजिट साइड से जाके एडिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एल्कीन ले रही हूँ, इसमें मैंने Br2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपका पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके Br और Br ऐड होता है। बट Br और Br जो ऐड होगा, देखो जैसे पाई बॉन्ड ब्रेक करा, इसके पास भी वैकेंसी, इसके पास भी वैकेंसी, तो एक Br आपको ऐड करना है, तो एक Br मैंने नीचे ऐड कर दिया और एक Br मैंने ऊपर ऐड कर दिया। क्लियर हो रहा है? तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे ही आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एडिशन कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन रिएक्शन है, और इस एडिशन रिएक्शन को नाम देते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हैलोजन ग्रुप एडिशन हो रहा है, उनका हैलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है? समझ आ रहा है ना सबको? तो एल्कीन्स में हैलोजिनेशन रिएक्शन से हैलोएल्कीन्स की एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद हम हाइड्रोहैलोजिनेशन की बात करते हैं। हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब आप एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन ग्रुप ऐड कर रहे हो, वो हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है। ये आपका एल्कीन्स में भी हो सकता है और एल्काइंस में भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये तो क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स है, ठीक है। आपने इसमें डाल दिया HBr, HBr डाल दिया, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक को H देंगे एक को Br देंगे, तो हाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा। वहाँ पे तो Br2 करा था ना एडिशन, Br2 का एडिशन करा था तो Br और Br ऐड हो रहा था, यहाँ पे HBr में एक H और एक Br आएगा, तो दोनों ही कार्बन्स आपके सेम है, आप इनको ऐसे ऐड कर सकते हो, क्या मिलेगा, 2 ब्रोमो इथेन मिल जाएगा। अच्छा, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन आपको मिलती है तो सिमेट्रिकल एल्कीन में 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, बट अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो आपको 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, देखो यहाँ पे आपने H और Br ऐसे ऐड करा, आप उल्टा भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे Br और H ऐड कर सकते हो, तब भी जाके आपको 1 ब्रोमो प्रोपेन ही मिलेगा, 1 ब्रोमो इथेन ही मिलेगा, ठीक है। कैसे भी कर लो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, बट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में 2 प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर HBr, अनसिमेट्रिकल क्या होती है अभी बताती हूँ, एडिशन कर रहे हो तो 2 तरीके से एडिशन हो सकती है। केस 1 कि हाइड्रोजन इसको दे दो, अगर हाइड्रोजन इसको दिया है तो Br इसको देना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा। केस 2 इसको Br दो और इसको हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा। तो केस 2 से जब आपने प्रोडक्ट बनाना है तो क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3, 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा। केस 1 में आपने क्या बनाना है, एडिशन करनी है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, चीज़ें ऐड करोगे, तो यहाँ पे आपको CH2 CH2 और यहाँ पे Br मिलेगा, तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे।
अब जब दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो इनमें से एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल से डिसाइड करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल से डिसाइड करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? रिच बिकम्स रिचर बोलता है। रिच बिकम्स रिचर बोलता है। ये बोलता है कि जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन दोगे तो अमीर और अमीर बन जाएगा और उससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और ये कार्बन कैरिंग डबल बॉन्ड के पास 1 हाइड्रोजन है, तो अमीर कार्बन कौन सा हो गया? जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन वाला कार्बन जो है वो रिच है। तो हाइड्रोजन आइडियली किसको देना चाहिए? जो रिच बिकम्स रिचर के कंसेप्ट से हाइड्रोजन उसको देना चाहिए, उस कार्बन को देना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो इसको हाइड्रोजन जाएगा, मतलब ये वाला सीन, और फिर इसके पास बी आर जाएगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बना ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। रिच बिकम्स रिचर से मार्कोनिकॉफ रूल से मेजर बना, ये आपका माइनर बनेगा ऑब्वियसली। अच्छा, बात करते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं। तो बेसिकली सिमेट्रिकल एल्कीन वो एल्कीन होती है जहाँ पे कार्बन कैरिंग डबल बॉन्ड है। जैसे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन ग्रुप है तो इस कार्बन के पास भी यही ग्रुप्स होने चाहिए, तो वो सिमेट्रिकल है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप। आप चाहते तो इसको एक CH3 और H दे दो, बट उसको भी आपको CH3 और H देना पड़ेगा टू मेंटेन दी सिमेट्री, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये अनसिमेट्रिकल है। कार्बन कैरिंग डबल बॉन्ड के पास 1 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, बट इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन ग्रुप है। तो डिफरेंट ग्रुप्स, जो कार्बन कैरिंग डबल बॉन्ड है इसके पास जो A और B ग्रुप है, अगर वो ही इसके पास A और B ग्रुप्स होंगे तो वो सिमेट्रिकल है, अगर नहीं होते तो वो अनसिमेट्रिकल होते हैं। और सिमेट्रिकल जब भी होंगे हमेशा एक प्रोडक्ट मिलेगा और अनसिमेट्रिकल में 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। जो मेजर और माइनर, मेजर मतलब ज़्यादा अमाउंट में बनता है और माइनर मतलब कम अमाउंट में बनता है, वो मार्कोनिकॉफ रूल से हम डिसाइड करते हैं। एडिशन रिएक्शन डन, ठीक है। तो ये आपका एडिशन हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल में आपको बता चुकी हूँ। नंबर 2 रिएक्शन जो हमें प्रिपरेशन में करने हैं दैट इज योर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसे फिंकलस्टीन रिएक्शन भी आप बोल सकते हो। बेसिकली 2 होती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वॉर्ज रिएक्शन। तो बात करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन की। तो देखो जितने भी आपने कंपाउंड्स बनाए हैं, या तो ब्रोमो कंपाउंड्स बनाते हो या फिर फ्लोरो कंपाउंड्स बनाते हो। हम फ्लोरीन और क्लोरीन आयोडीन के साथ डील नहीं करते, बट अगर हमें आयोडो एल्केन चाहिए हो या फिर फ्लोरो एल्केन चाहिए हो तो हम क्या करते हैं? हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करते हैं। दोनों में से फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है? आप कोई भी हैलो एल्केन ले लो, अगर आप इसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो आपका I माइनस अटैक करके Br माइनस या Cl माइनस हटा देता है, बट आयोडो एल्केन आपको प्रिपेयर करके दे देता है। तो हैलोजन Cl एंड Br आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। दिस इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। स्वॉर्ज रिएक्शन में आप फ्लोरो कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हो, चाहे RBr ले लीजिए या फिर RCl ले लीजिए। इसमें आप मेटल फ्लोराइड्स डालते हो। जो मोस्ट कॉमनली मेटल फ्लोराइड्स आपके यूज होते हैं दैट इज AgF। तो इट इज अ सोर्स ऑफ F माइनस, तो RF आपको दे देगा, फ्लोरो कंपाउंड आपको मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो एन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज आपकी प्रिपरेशन फ्रॉम योर क्या? अल्कोहल। हैलो एल्कीन की प्रिपरेशन करनी है अल्कोहल से। सो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन जो है वो याद करनी पड़ेंगी। ये वाली रिएक्शन आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर्स की, उसमें मैं आपको काफ़ी डिटेल में करवाऊंगी। इसे ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हो? ल्यूकास टेस्ट। बट फिलहाल के लिए लर्न कर लो। मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ फटाफट, मैकेनिज्म पे तो जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा रिविजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ROH है, HX है, पानी निकाल दो, OH और ये हाइड्रोजन मिलके वाटर निकल जाता है, R और X बचा, RX बन जाएगा, हैलो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अगर बात करें ROH NaBr H2SO4, आप जानते हो क्या हो रहा है? हैलोजन हैलो एल्कीन की प्रिपरेशन हो रहा है, तो R को तो Br देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये OH जो है H2SO4 एक एसिड है, H पॉजिटिव देता है, HSO4 माइनस रिलीज करेगा। H पॉजिटिव OH माइनस के साथ जुड़ के वाटर दे देगा, HSO4 माइनस Na पॉजिटिव के साथ जुड़ के NaHSO4 दे देगा, और R और Br मिलके RBr बन जाएगा। हैलो एल्कीन की प्रिपरेशन है। ROH इन प्रेजेंस ऑफ PX3, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ROH इन प्रेजेंस ऑफ PX3, आपको पता है 3 हाइड्रोजन है तो 3 R लेने पड़ेंगे, तो ओवरऑल 3 लगा दिया, 3R और 3X मिलके 3RX मिल जाएगा। क्लियर है? बचा क्या? एक P बचा, 3 हाइड्रोजन बचे और 3 ऑक्सीजन बचे, तो H3PO3 बन जाएगा। मेक श्योर X जो है इस रिएक्शन में वो क्लोरीन और ब्रोमीन ही है। 3 X थे, 3 R लेने थे, तो आगे 3 लगाना पड़ेगा, इसकी वजह से 3 R 3 O और 3 H है। 3 R 3 X के साथ मिलके 3 RX बन गया। अब 3 O बचे हैं और 3 H बचा है और एक P बचा है, तो H3PO3 बचेगा, वो आपने बनाना है। बात करते हैं PCl5 की, तो PCl5 में ये मत कर देना कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आगे 5 लगा दो, नो, यहाँ पे कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रिएक्शन होगी। एक R को एक Cl दे दो, RCl बन जाएगा, ठीक है।
एक H को एक Cl और दे दो, HCl बन जाएगा, ठीक है। बचा क्या, एक R ने एक Cl ले लिया, एक H ने एक Cl ले लिया, अभी 3 Cl बचे हैं, एक P बचा है और एक O बचा है, POCl3 बन जाएगा। क्लियर है। ROH इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड X2, जहाँ पे X2 ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है, ये आपको डायरेक्ट रिएक्शन RX मिल जाएगी एंड दिस इज योर बेस्ट रिएक्शन। थायोनाइल क्लोराइड के साथ अगर आप अल्कोहल को प्रिपेयर करते हो तो RCl बनता है, SO2 और HCl बनता है। ये बेस्ट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि बनने वाले साइड प्रोडक्ट्स आपके गैसियस स्टेट में है, इनको सेपरेट करने में हमें ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा फंड्स नहीं लगते, तो इसलिए ये आपकी बेस्ट रिएक्शन है। तो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोएल्केन्स खत्म हो गए। कमिंग टू द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ योर हैलोअरीन्स, तो यहाँ पे हैलोअरीन्स को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे ये आपका हाइड्रोकार्बन ही है, हैलोअरीन सिस्टम, हैलो बेसिकली एरोमेटिक सिस्टम है। अगर आप इसको X2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन डार्क के साथ रिएक्ट करते हो तो ये टोलुइन जो है ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब आने वाला ग्रुप आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो X2 है, X रिलीज करेगा, X मतलब हैलोजन ग्रुप, ये ऑर्थो पोजीशन है, इसके साथ में ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन होती है। तो X2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड डार्क आपका ऑर्थो पे X और फिर पैरा पे X लगाता है आपको ऑर्थो पैरा हैलो टोलुइन देने के लिए। तो हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन आप ऐसे करते हो। और यहाँ पे अमीन से आप डाइजोनियम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन मतलब इसका बनना, अगर आप प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेते हो उसमें सोडियम नाइट्राइट और HX डाल देते हो इस टेम्परेचर पे, ये अप्रॉक्सीमेटली पता है कितना टेम्परेचर है, 0 से -5 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 to -5 डिग्री सेल्सियस है, लो टेम्परेचर पे होती है ये, क्योंकि ये स्टेबल किस पे है, लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। तो आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HX के साथ रिएक्ट करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना देता है। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कैसे, ये बेंजीन है, डाई मतलब कितना होता है 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, EM पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइन जब भी होता है तो EM से हम एंड करते हैं, और X माइनस क्या हैलाइड, सो दिस इज बाय बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ये बन जाएगा। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन कर सकते हो जिसमें 2 रिएक्शन होते हैं, सैंडमेयर और फिर आपकी गैटोमेन रिएक्शन होती है। तो सैंडमेयर के लिए याद रखना कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना है, CO2H2 आप यूज़ करते हो, ठीक है। और गैटोमेन में आप कॉपर पाउडर यूज़ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl। आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही है, उसके साथ CO2H2 अगर आपने डाल दिया तो आपका ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस के साथ बन के निकल जाएगी और ये X माइनस जो है इस पर अटैच कर लेगा, आपका अराइल हैलाइड बन जाएगा। डायरेक्ट हैलोअरीन सिस्टम बनाने का तरीका है और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। आप कॉपर पाउडर लेते हो फिर HCl लेते हो, तब जाके वो आपका ये बना के देगा, ये गैटोमेन रिएक्शन है। इसके बाद देखिए, अगर आप बेंजीन डाइजोनियम आयोडाइड हैलाइड को Ki के साथ रिएक्ट करवाते हो तो I माइनस है, यहाँ पे ये अटैक करके N2 गैस रिलीज कर देता है, ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको। ऐसे ही आप फ्लोरो कंपाउंड बना सकते हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही है, Ar मतलब एरोमेटिक बेंजीन है। HbF4 के साथ रिएक्ट करवाते हो, ये F माइनस का सोर्स है। HbF4 को कैसे तोड़ोगे, H पॉजिटिव BF4 माइनस में तोड़ोगे, H पॉजिटिव Cl माइनस के साथ जुड़ के HCl रिलीज कर देता है, ठीक है। N2 अपनी गैस के फॉर्म में निकल जाती है, BF4 माइनस जो है इट इज़ अ सोर्स ऑफ BF3 प्लस F माइनस, तो F माइनस Ar के साथ जुड़ के ArF बना देता है, BF3 अलग, N2 अलग और HCl अलग, फ्लोरो बेंजीन बनाने का तरीका। क्लियर हो रहा है। चलो, सो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाता है। प्रिपरेशन मेथड आपका खत्म हो गया है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी नहीं है, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। एल्काइल हैलाइड्स वॉलेटाइल होते हैं, मतलब वेपर्स में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, स्वीट स्मेल के होते हैं। अगर बात करें फिजिकल स्टेट की, जो लोअर मेंबर होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, जैसे जैसे आप कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि आप जैसे जैसे मास बढ़ाते हो तो वैन डर वाल इंट्रैक्शन और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हैलो एल्केन्स में इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से गैस जो है उनके पार्टिकल्स पास आते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। क्लियर हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं आपकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। कुछ बातें हैं। बॉइलिंग पॉइंट आपका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जब आप मोलर मास बढ़ाते हो, कार्बन को इंक्रीज करके, चेन को इंक्रीज करके मोलर मास बढ़ाते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और रीज़न बिहाइंड दैट इज कि अगर आपसे पूछ ले कि
RBr, RCl और RF में किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? तो आप क्या बोलोगे? हैलो एल्केन, आयोडो एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। दूसरी बात है, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग करोगे उतना ही आपका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ दे रखी है। ये सारे आइसोमर्स है, सेम मास है, बट इनका ब्रांचिंग होने की वजह से, ये ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ब्रांचिंग आप बढ़ा रहे हो, सरफेस एरिया कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड से सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में। क्लास 12th में टर्म 2 में आप क्या पढ़ने वाले हैं? नहीं, टर्म 1 में ही पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट। तो इनकी पैकिंग की बात करते हैं, सॉलिड्स में पैकिंग होती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर होगा उतना ही बढ़िया पैकिंग होगी, उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर ये डाई हैलो एल्केन सिस्टम है, हैलोअरीन सिस्टम है, इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा डिफर नहीं करता, बट मेल्टिंग पॉइंट में शार्प डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि ये जो आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड, इनमें इतनी जल्दी अच्छी पैकिंग नहीं होती क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है। बट आप डाई हैलो एल्केन की बात कर, हैलोअरीन की बात करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से बहुत बढ़िया तरीके से पैक रहता है। पैकिंग बहुत अच्छी इनके अंदर होती है जिसकी वजह से बोलते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बहुत हाई होता है। ऑर्थो और मेटा सब्स्टिट्यूटेड से पैरा सब्स्टिट्यूटेड का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है क्योंकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। मास आप कैसे भी बढ़ा सकते हो, चाहे कार्बन कंटेंट बढ़ा के लगा दो, चाहे Br को आयोडीन से रिप्लेस करके लगा दो, तो मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। ये आपका आयोडीन है, इसका मास ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप कार्बन चेन को ज़्यादा बढ़ा रहे हो, देखो नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स लगा रहे हो, जितने ज़्यादा हैलोजन ग्रुप लगाओगे उतना ज़्यादा मास, उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो हैलो एल्केन पोलर तो होते हैं बट इतने ज़्यादा पोलर नहीं होते। तो लोअर एल्केन्स या हैलो एल्केन्स जो होते हैं वो तो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे, वो तो सॉल्युबल हो जाएंगे पानी में, बट इतने ज़्यादा वो सॉल्युबलाइज नहीं कर पाते क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके हैलो एल्केन्स नहीं करते। मोरोवर जो आर है, अगर आप ये बढ़ा रहे हो तो आप एक हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा रहे हो। एल्केन ही तो है ये आपका, एल्काइल पार्ट ही तो है, और एल्काइल क्या होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो आप हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा रहे हो, डिजॉल्व नहीं होना चाहेगा बिल्कुल भी। हायर एल्केन, आप हैलो एल्केन जो है आपके कहाँ डिजॉल्व होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, और लोअर वाले आपके वाटर में सॉल्युबलाइज होते हैं। कमिंग टू द टॉपिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी हो गई है, प्रिपरेशन आपकी हो गई है, बस लास्ट टॉपिक आपका बचा विच इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन। टिल देन जल्दी से एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है। ये सारा है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को फ्लिप करिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। ओके तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स हम यहाँ पे करेंगे। 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस है जो आपके देखने को मिलते हैं, विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल्स। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल विच इज अ रिएजेंट अटैक्स योर हैलो एल्केन। ये आपका हैलो एल्केन है, जानते ही है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करता है और हैलोजन ग्रुप को निकालता है। जिस भी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करता है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, और इसने हैलोजन की जगह ले ली तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 कैटेगरी में होती है। एक SN1 रिएक्शन आप पढ़ते हो, दूसरा SN2 रिएक्शन पढ़ते हो, जहाँ पे ये 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये SN1 और SN2 पे कैटेगराइजेशन कैसे हो सकती है? ऑन, ये हमने कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे करी है? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म ये फॉलो करता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म के बेसिस पे हमने ये कैटेगराइजेशन करी है। देखो बनना तो आपका R न्यूक्लियोफाइल ही है और X माइनस को निकलना ही है, बट 2 डिफरेंट मैकेनिज्म ये फॉलो कर सकते हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। सो अगर हम बात करें आपके
CH3Cl की, यहाँ पे OH माइनस अटैक कर रहा है, OH माइनस पहले कार्बन पे अटैक करे फिर Cl माइनस को निकाले, तो फिर जाके आपका क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, याद है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जहाँ पे OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, और यहाँ पे आपके आके OH लग जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन किस में हुई है, वन स्टेप में ही हुई है। वन स्टेप में जो रिएक्शन होती है उसको SN1 रिएक्शन बोलते हैं, SN2 रिएक्शन बोलते हैं, सॉरी SN2 रिएक्शन बोलते हैं, तो ये SN2 रिएक्शन है। सिंस ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हुई है तो हम यही वन स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं, और इसका रेट कांस्टेंट K1 ले लेते हैं, है ना, रेट कांस्टेंट क्या ले लेते हैं, K1 ले लेते हैं, और ये आपका CH3Cl बन जाता है, सॉरी CH3OH बन जाता है, और Cl माइनस आपका रिलीज हो जाता है। इस वन स्टेप रिएक्शन का अगर आप रेट लिखना चाहो तो रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K1 इंटू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज CH3Cl एंड OH माइनस, ये वन और ये वन, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी ऑर्डर 2 की वजह से इसे बोलते हैं कि SN2 रिएक्शन, बट ये वन स्टेप में हो रही है। ऐसे अगर हम बात करें दो डिफरेंट मैकेनिज्म यूज होते हैं, तो ये तो पहला रिएक्शन है कि एक ही स्टेप में आपका अटैक हुआ और वो निकल गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरी मैकेनिज्म क्या होता है जो दो स्टेप में हुई। अगर बात करें स्टेप 1 में तो आपका CH3 होल थ्राइस कार्बन और फिर ये Cl जुड़ा हुआ है, ये पहले निकल जाए तो क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, और फिर ये स्टेप 1 हुआ है, ये एक स्लो स्टेप है और ये एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। लेट अस अज्यूम कि इसका रेट कांस्टेंट K1 प्राइम है, तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू K1 प्राइम, सिंस एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है विच इज CH3 होल थ्राइस कार्बन Cl, तो आप क्या बोलोगे, इसका पावर 1 है तो ऑर्डर कितना है 1, और ऑर्डर 1 की वजह से हम क्या बोलते हैं, आपकी ये SN1 रिएक्शन है। ये स्टेप 1 में हुआ। स्टेप 2 तो सिर्फ एक अट्रैक्शन प्रोसेस होता है, और अट्रैक्शन हम जानते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। बट ये SN1 रिएक्शन है जो 2 स्टेप में होती है, ठीक है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में होती है, लेकिन SN2 में 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका डिफरेंस पॉइंट है SN1 और SN2 में। आप इसको देख लेना, SN1 रिएक्शन एक यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब इसका ऑर्डर कितना है 1 है। SN2 रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर मतलब ऑर्डर कितना है 2 है, कितना है 2 है। SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। रेट इक्वेशन में आपने देखा कि ये आपका जो रेट है SN2 का सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नेचर क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। यहाँ पे रेट में न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों ही आ रहे थे, तो आपका SN2 की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन और नेचर पे भी डिपेंड करता है अपार्ट फ्रॉम योर सबस्ट्रेट। SN1 है 2 स्टेप में होगा, SN2 है 1 स्टेप में होगा। इसमें इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन में इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद कोई पार्शियल बॉन्ड नहीं बनता, इसमें हमने देखा था कि पार्शियल बॉन्ड आपका बन के आता है, ठीक है। साथ के साथ ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और यहाँ पे आपको इन्वर्जन देखने को मिलता है। प्रोडक्ट टाइप अगर हम बात करें SN1 में, आपको पता ही होगा, यहाँ पे हम रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं, और SN2 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जहाँ पे आपका आने वाली जो चीज़ है वो आपके कहाँ पे अटैक करती है, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग कार्बन वो आपके बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करती है, तो इसे बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत बड़े एग्जांपल ले सकते हो, एक एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH का। आपको याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं एक्वस KOH, तो इसमें अटैकिंग स्पीसीज OH माइनस होती है, और ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। वेराज अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने वाला है ना। अगर ले लेते हैं अल्कोहलिक KOH, या तो आपको अल्कोहलिक KOH ऐसे लिखा होगा, या फिर आपके ROH के साथ KOH लिखा होगा। तो इसमें आपका ये जो रिएजेंट आपने डाला वो बेस की तरह काम करता है, और जहाँ पे भी बेस होता है तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, मोर स्पेसिफिकली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट CH3CH2, खोल के लिख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका CH2 और ये आपका Br है। यहाँ पे क्या डाला है, अल्कोहलिक KOH डाला है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो
तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होती है, कार्बन कैरिंग द मेन हैलोजन इज द अल्फा कार्बन, उस पर साथ में बीटा कार्बन लगाया है, बीटा कार्बन पे अटैच बीटा हाइड्रोजन होता है, तो अल्कोहलिक OH बेस देता है और बेस H पॉजिटिव को लेके जाता है। जैसे ही H पॉजिटिव को लेके जाएगा ये बॉन्ड इधर बनाएगा और Br माइनस को निकाल देगा, तो आपका क्या बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, Br माइनस आपका रिलीज हो गया और आपका बेस बीटा हाइड्रोजन के H को लेके चला गया। दिस इज योर एलिमिनेशन रिएक्शन। बात करते हैं ZCF रूल की। जब आपके एक कार्बन के पास दो डिफरेंट तरीके के बीटा हाइड्रोजन्स हो तो आपका ZCF रूल यहाँ पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका CH3 लगा दिया। तो ध्यान से देखना ये क्या है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, तो ये बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन ए बोल दे, ए तरीके का बीटा हाइड्रोजन है। ये भी तो बीटा कार्बन है क्योंकि अल्फा के साथ में ही है, तो इसको बीटा हाइड्रोजन बी तरीके के लिए बोल देते हैं। तो दो डिफरेंट हाइड्रोजन्स हैं, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आपका ये वाला बीटा हाइड्रोजन आता है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि Br माइनस तो निकल जाएगा और फिर CH3, ये आपको एल्कीन मिलता है। अगर आपके पास ये वाला हाइड्रोजन आप निकालते हो बेस को डाल के तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3 CH 2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिलता है। ठीक है, ZCF रूल कहता है जब दो डिफरेंट टाइप के बीटा कार्बन्स होंगे तो दो डिफरेंट टाइप से प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। अब ZCF रूल देखो, हमने मार्कोनिफ के केस में रिच बिकम्स रिचर करा था, अब अगर हम बात करें ZCF में तो आप क्या बोलोगे, पुअर बिकम्स पुअरर, पुअर बिकम्स पुअरर वाला आप रूल को फॉलो करोगे। ठीक है, पुअर बिकम्स पुअरर वाले रूल को फॉलो करोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये Br है, ठीक है, बीटा कार्बन्स को देखें, इस बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और ये भी बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो गरीब कौन हुआ, ये वाला हुआ। इससे निकलने वाला हाइड्रोजन अगर निकलता फिर प्रोडक्ट बनता है तो ये मेजर होगा, दूसरे वाले से निकलेगा तो माइनर होगा। ये ZCF रूल है। ठीक है, इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन विद मेटल्स आता है, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन करते हो तो CH3 CH2 Br नॉर्मल हैलोएल्कीन में अगर आप मैग्नीशियम डालते हैं प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो RMgX मतलब ये आपका बन जाता है और RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्वेश्चन इज कि इसको हमें ड्राई कंडीशंस में ही प्रिपेयर करना चाहिए, कोई भी एक्वस कंडीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्वस कंडीशन होता है तो यहाँ पे आपका ये रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। RMgX में R के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव। R माइनस H वाटर से H पॉजिटिव ले लेता है और आपका RH बना देता है। Mg +2 और -1 +1 बच गया तो OH माइनस लेके ये बना देता है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो ड्राई कंडीशंस में करना होता है। ठीक है, पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद वुड्स रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद मेटल्स में। वुड्स में ही मैं आपकी वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन करवा देती हूँ। सो वुड्स रिएक्शन होती है जब आप 2 मोल्स ऑफ हैलोएल्केन लेते हो, 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करते हो। लेना अगर आपको 2 मोल्स ऑफ हैलोएल्केन है, ठीक है, लेना क्या है, 2 मोल्स ऑफ हैलोएल्केन ही आपको लेना है। 2 NaX निकल जाएंगे, R और R कंबाइन करके RR बना देंगे। जब आप हैलोएल्केन्स लेते हो सिर्फ तो वो ये वुड्स रिएक्शन है। अगर आप 2 मोल्स ऑफ हैलोअरीन ले लेते हो, सपोज करो ये आपका हैलोअरीन है, सपोज क्या करना है, ये तो है ही हैलोअरीन, है ना। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल सिस्टम बन जाता है। जब आपने हैलोअरीन लिए हैं 2 मोल्स तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलोगे, ये फिटिक रिएक्शन है। जब आपने हैलोअरीन और हैलोअरीन लिए तो फिटिक है, हैलोएल्केन और हैलोअरीन लिया तो वुड्स है। और अगर एक हैलोअरीन ले लो बट दूसरा आप R ले लो, एक हैलोएल्केन ले लो और एक हैलोअरीन ले लो, तो इन दोनों का मिक्सचर ही तो है, तो ये वुड्स फिटिक बन जाएगी। प्रोडक्ट R, ठीक है, बट ये वुड्स भी है और फिटिक भी है तो इसको हम वुड्स फिटिक बोल देते हैं। क्लियर हो गया, चलो समझ आ गया। चलो अब इसके बाद आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं हैलोअरीन्स की, लास्ट टॉपिक है।
यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका जो हैलोवरीन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से होती है। अगर आप इसके अंदर कोई टेम्परेचर प्रेशर नहीं रखते तो ये रिएक्शन नहीं होती। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशंस दोगे तो ही आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसके पीछे 4 रीजन होते हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है कार्बन और सेल के बीच में, जिसकी वजह से उसको सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल हो जाता है। बट आपको ये रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर याद रखने हैं। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे आपका OH माइनस अटैक करता है इस पे और इसको निकाल देता है। अच्छा, यहाँ पे जितने ज़्यादा आपने NO2 ग्रुप्स लगाए हैं, NO2 क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है और ये रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देता है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देता है, मतलब रिएक्शन को फेवरेबल बना देता है। जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप होंगे उतने ही कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी, मतलब वो फेवरेबल है। जैसे इसमें कोई भी NO2 नहीं था, आपका 623 और 300 एटमॉस्फेयर, 623 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रही थी। अगर एक NO2 होता है तो 443 पे हो जाती है। अगर 2 NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन में लगा रखे तो 368, और अगर 3 लगाते तो रिएक्शंस आपके सिर्फ वार्म करने से ही हो जाएगी। जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप लगाओगे उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी और कम एक्सट्रीम कंडीशंस पे होंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करनी है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है आपके हैलोवरीन सिस्टम पे। इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या होता है, पॉजिटिव। अब रेजोनेंस जो आपके हैलोवरीन में होती है उसकी वजह से ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आता है, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है, फिर से ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे अगर आप इलेक्ट्रोफाइल भेजते हो तो वो क्या देंगे, या तो वो ऑर्थो प्रोडक्ट देंगे या फिर पैरा प्रोडक्ट देंगे। इनमें कुछ रिएक्शंस है, जैसे आपकी हैलोजिनेशन रिएक्शन है। हैलोजिनेशन रिएक्शन में आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 यूज़ करते हो। ये Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 Cl पॉजिटिव बनाता है और FeCl4 माइनस बनाता है। जो Cl पॉजिटिव बना यही जाके आपका ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ऐड होके डाईहैलोअरीन सिस्टम देता है। यहाँ पे आपको ऑर्थो पे ये मिलेगा और पैरा पे मिलेगा, बट पैरा वाला हमेशा मेजर होगा क्योंकि इसमें सिमेट्री होती है। दिस इज योर हैलोजिनेशन रिएक्शन। अगर आप HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हो, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, वो ऐड होता है और ये नाइट्रेशन रिएक्शन है। ऑर्थो पे और पैरा पे आएगा, पैरा वाला मेजर होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो SO3H पॉजिटिव आपका ऐड होता है। दिस इज सल्फोनेशन रिएक्शन, पैरा वाला मेजर होगा। क्लियर है, ऑर्थो पे भी मिलेगा, पैरा पे भी मिलेगा, पैरा वाला मेजर होगा। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 तरीके की होती है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जहाँ पे आप CH3 या R पॉजिटिव ग्रुप को ऐड करो तो एल्काइलेशन है। अगर आप RCO पॉजिटिव को ऐड करें तो ये असाइलेशन रिएक्शन है। इसके लिए आपको CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लेना है। अब AlCl3 Cl माइनस को लेके AlCl4 माइनस बना देता है और CH3 पॉजिटिव एक एल्काइल आयन आपका जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट आपको मिलता है, बट पैरा वाला मेजर होगा। ये एल्काइलेशन रिएक्शन है। असाइलेशन रिएक्शन में आप CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लेते हो, ये आपका AlCl3 Cl4 माइनस लेके AlCl4 माइनस बना देता है ना। और यहाँ पे आपका CH3CO पॉजिटिव बन जाता है, तो ये जाके ग्रुप ऐड होता है, तो ये एसाइलेशन रिएक्शन है, पैरा वाला मेजर होगा, ठीक है। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई हो। हमने हैलो एल्केन्स और हैलोवरीन्स का 1 शॉट रिवीजन पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर एक और सीरीज़ के साथ। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा। मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आगे आपको हेल्प मिले, ठीक है, दूसरों को भी हेल्प मिले। आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम।